हो गया डन। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम, सभी को नमस्ते, है ना। ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन वालों को भी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा लास्ट टाइम टॉपिक क्या था? गॉसेस लॉ, है ना। हमने उसका एप्लीकेशन किया था, दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, दैट वी हैव कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना था, और जिसमें हमने ये देखा था कि भैया एक चार्ज स्फेरिकल शेल से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी गॉसियन सरफेस पर कीपिंग द रेडियस r, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? दैट वाज k/r²। ठीक है, कैपिटल R²। अगर इनसाइड हम चेक करते थे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था? 0 आता था। उसका रीजन यही है क्योंकि सर सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर अपियर होता है? ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज, वो उस पर अपियर होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नया दिन नया क्वेश्चन, है ना। तो चलिए भैया, सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज आर second application of Gauss's law, that is calculate the electric field due to a charged sheet at a point somewhere P point। ठीक है, calculate the electric field due to a charge क्या है? फाइनाइट शीट। फाइनाइट शीट हमारे पास है और उसके कारण हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। सो चलिए, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो भाई बात वही है, हमने गॉसेस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो हमें कौन से लॉ को यूज करना होगा? गॉसेस लॉ को यूज करना होगा। तो गॉसेस लॉ का यूज करते करते हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट शीट। क्वेश्चन को समझिए और डायग्राम को समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन और डायग्राम क्लियर है तो आपका क्वेश्चन खत्म, डायग्राम। और फाइनाइट शीट है और कैसी है सर? चार्ज। तुम एक फाइनाइट शीट लेता, एक हमारे पास फाइनाइट शीट कुछ इस प्रकार से। अब इस शीट के ऊपर बहुत सारा चार्ज है। ये अगर ये शीट है तो इस पर ऐसा फाइनाइट शीट है तो इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। हमें कहा जाता है कि इस चार्ज के कारण, इस शीट के कारण किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये चार्ज कैसा होगा सर? यूनिफॉर्म होगा हर जगह पर, क्योंकि शीट कैसी है? कंडक्टिंग है। कैसी है? और ये कंडक्टर पर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्मली। बहुत बढ़िया। ठीक है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्मली। ये हमारे पास कोई एक शीट है, इसके ऊपर हमने चार्ज क्यों डाला हुआ है और इसका एरिया जो है दैट इज ए। हमें बताया जाता है सर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, किसी इस शीट से किसी दूरी पर पॉइंट पी है। अभी अगर मैं सेंटर टू द पॉइंट अगर डिस्टेंस लेता हूं तो लेट अस सपोज दैट आर या एल कुछ भी हम ले लेते। ठीक है, तो इस दूरी पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक पेपर देना, रफ पेपर, है ना, थोड़ा सा फील लेके आते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। अच्छा, मैं इतने ही पॉइंट पर इस साइड भी एक फील्ड लूंगा। ठीक है, इतने ही पॉइंट पर एक साइड में भी दूसरी साइड। अब सपोज दैट हमारे पास एक शीट है। कैसी शीट है? कंडक्टिंग शीट है। फाइनाइट शीट है, कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, तो इस शीट के ऊपर अगर हमारे पास चार्ज फैला हुआ है, थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ मैं इसको, ऐसा मत समझिएगा कि फोल्ड क्यों किया सर ने। फोल्ड मैंने इसलिए किया ताकि बेंड थोड़ा कम हो,
है ना, और मुझे समझाने में एक हाथ से थोड़ा आसानी रहे। ठीक, हमारे पास ये शीट है, सपोज दैट दिस इज द शीट। ये बाकी बेंड बूंद जो हो रहा है इसको छोड़ दो, बाकी ये एक सरफेस बनना है और एक सरफेस इसका ये है। ये दो मत मानिए, अभी तो हमारे पास दो बन रहा है, दो मत मानो, एक ही मान के चलो, ठीक है, जस्ट अ शीट। इस शीट, ये हमारे पास कंडक्टिंग शीट है, इस शीट के ऊपर चार्ज फैला हुआ है और इसके दूसरा भी तो फेस है ना। चार्ज कहाँ पर अपियर होता है? ऑन द सरफेस। तो सरफेस कितने बन रहे हैं सर इसके? दो। कितने सरफेस बन रहे हैं? दो सरफेस बन रहे हैं। अब सर कहता है, मान के चलो कि इस पेन की दूरी तक, जितना इस पेन की दूरी है उतना हमारे पास यहाँ से और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, जहां पर मेरी ये फिंगर है वहां पर कोई एक पॉइंट है। हमें इस पॉइंट पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है भाई। मान के चलो कि ये शीट है, ये 2 डायमेंशन बोर्ड है, मैं 3D डायग्राम समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब यहाँ पर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट है जहां पर हमें क्या करना है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ये दूरी पर है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इस शीट पर कोई छोटा सा इतना सा एरिया कंसीडर करता हूं। ये ds एरिया मेरे पास है और इसके ऊपर ये चार्ज है। छोटे से एरिया में कितना चार्ज भाई? dq चार्ज। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेंगी, कैसे निकलेंगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कैसे निकलेगी? सीधा से बाहर की तरफ। जस्ट लाइक सर, अगर ये एक सुराख है तो यहाँ से पाइप बाहर आ रही है, कुछ उस प्रकार का ये सीन होगा, है ना। यहाँ से पाइप बाहर आ रही है, तो हम उसको यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे? हम नहीं कर सकते हैं ड्रॉ, तो चलो हम थोड़ा सा ऐसा ही बना देते हैं कि सर ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया छोटा सा अमाउंट ऑफ एरिया, ds एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट के अंदर जो चार्ज आ रहा है, इस चार्ज के कारण फील्ड लाइन कैसे निकलेगी सर? रेडियली आउटवर्ड। और वो रेडियली आउटवर्ड कैसा होगा? एक प्रकार की पाइप की तरह होगा। कैसा होगा? पाइप की तरह। और पाइप मतलब कि सर सिलेंडर होगा। ठीक है, इस तरफ निकलेगा क्या सर? इस तरफ ही निकलेगा, इसके पीछे वाली तरफ नहीं निकलेगा। पीछे वाली तरफ भी तो निकले, क्योंकि ये भी तो सरफेस है, यहाँ से भी तो चाहे तो इस सरफेस पर भी आएगा, उस सरफेस पर आ रहा है तो इस सरफेस पर भी आएगा, और यहाँ से भी फील्ड लाइन ऐसा ही आएगा। इट्स जस्ट लाइक दिस। ऐसा हमारे पास है, कुछ इस प्रकार का हो। ये अगर मैं पेन के बराबर इसको क्या करता हूँ, पेन के बराबर अगर मैं इसका ds एरिया कंसीडर करता हूँ, तो उस एरिया का फ्लक्स जो निकलेगा सीधा ऐसा बाहर की तरफ निकलेगा और सीधा इस तरफ भी निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक प्रकार का शीट है और शीट को आर पार किया हुआ है। ये पेन के आकार का बन रहा है, क्योंकि मैंने जो ds एरिया लिया है वो कैसा लिया है? सर्कुलर लिया है। अगर मैं इसको स्क्वायर लूं तो ये कैसा बनेगा? या अगर मैं इसको स्क्वायर लूं तो ये क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइडल बनेगा, है ना, ऐसा लंबा आगे की तरफ r डिस्टेंस की दूरी पे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैं इसका बैक साइड भी ड्रा करता हूँ कुछ उतना ही डिस्टेंस पर, ऐसा ऐसा, यहाँ से इतना सा। ठीक है, और ये पॉइंट है इतना r दूरी पर, अगर उस तरफ है तो r दूरी पर इस तरफ भी होगा। ये पॉइंट भी है तो इस तरफ भी कितना दूरी पर होगा बेटा? r दूरी पर। दोनों तरफ फील्ड देगा ना सर, उस तरफ भी फील्ड देगा और इस तरफ भी फील्ड देगा, क्योंकि चार्ज जो फैला हुआ है कहाँ पर फैला हुआ है? इसके सरफेस पर फैला। और एक शीट के कितने फेसेस होते हैं? दो, एक अपर फेस और एक लोअर फेस, या एक राइट फेस और एक लेफ्ट फेस, यही होता है। ठीक है, डायग्राम क्लियर है? अगर डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन खत्म। अगर डायग्राम क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन अभी कैलकुलेशन नहीं करना है भाई, बस फिजिक्स इतनी सी है। अब तो हमें इसको लैंग्वेज में लिखना, और वो कौन सी लैंग्वेज है? मैथमेटिकल लैंग्वेज है, खत्म कहानी। ठीक है, तो सर देखिए इसके हमारे पास यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा है? डायरेक्टली ऐसा है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर देखूं मैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा निकल रहा है सर बाहर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ई वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर देखूं तो इस पॉइंट पर भी हमारे पास कैसा आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ, ई वेक्टर।
ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक उस तरफ निकल रहा है, एक इस तरफ निकल रहा है। लेकिन ये जो पाइप यहाँ पर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, इसके कितने सरफेसेस हैं? 3 है। कितने हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये कर्व्ड सरफेस। 3 फेसेस बन रहे हैं ना इसका, एक लेफ्ट फेस, एक राइट फेस और एक ये कर्व्ड है। 3 फेसेस। तो मैं तीनों फेसेस पर 3 एरिया एलिमेंट लेता हूं, तीनों फेसेस पर 3 एरिया एलिमेंट लेता हूं, जहां से मैं इस ds के रेस्पेक्ट में यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सर अगर बात करें ये ds का इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ लाइन जहां से सीधा आगे की तरफ गई है, तो इस फेस पर अगर मैं इसको ds1 वेक्टर कंसीडर करता हूं, व्हाट इज ds1? ds1 इज द सरफेस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सरफेस। तो यहां पर हमारे पास एरिया वेक्टर कैसे होगा? n कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये पेन है ऐसा पेपर में से, तो इस फेस पर एरिया वेक्टर कैसे होगा? सीधा इसके बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर। इस फेस को मैं कंसीडर करता हूं ds2 वेक्टर, यहां पर हमारे पास एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक तीसरा सरफेस हमारे पास है और ये सरफेस हमारे पास कैसा है? कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड। ये ऊपर वाला सरफेस, ये कौन सा सरफेस? जस्ट लाइक दिस मार्कर का ये वाला फेस। और इस फेस पर नॉर्मल कैसे होगा? सर ऐसा, परपेंडिकुलर। इस फेस पर नॉर्मल कैसे होगा? सर ऐसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सर्कुलर शेप में बन रहा है, इस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी द नॉर्मल। ये सर्कुलर बनना है, इस पर नॉर्मल होगा। लेकिन ये फेस जो है ये कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड है। तो इस पर नॉर्मल कैसा? सर ऐसा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस फेस पर एरिया वेक्टर जो है सर वो है परपेंडिकुलर एन कैप। क्लियर? तीनों फेसेस क्लियर हो गए? ओके, चलिए भाई, तो हम बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू सरफेस। सरफेस कौन सा बेटा? ds1। d फाई कितना होगा भाई? d1 will become is equals to e vector dot ds vector and d1 is equals to e ds cos 0. Why cos 0? Because this is electric field and n cap both are parallel to each other. So this will be cos 0 degree. So d1 is equals to e ds के बराबर होगा। This is equation first. Equation first. Now next हमारे पास similarly, मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख दूंगा similarly electric flux through S2 ds2 कितना होगा भैया? d2 is equals to e ds के बराबर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर भी फ्लक्स कितना होगा? कितना होगा फ्लक्स? अब देखो सर ऐसा भी कह सकते ना, सर इस तरफ आगे की तरफ जा रही है, इस तरफ पीछे की तरफ आ रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। फ्लक्स इज जस्ट नंबर ऑफ लाइंस, इट्स जस्ट अ नंबर कि नंबर ऑफ लाइन कितनी वो हो रही है। और दूसरी बात, अगर 180 डिग्री एंगल बनना होता तब हमारे पास कितना होता? नेगेटिव फ्लक्स होता। लेकिन इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ दे रहा है फील्ड लाइन, और एरिया वेक्टर भी उसी तरफ बन रहा है। इस तरफ देखो तो इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रहा है, एरिया वेक्टर भी उसी तरफ बन रहा है, तो एंगल कितना है? 0 है। तो कभी ऐसा कंफ्यूज मत होना सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए। नहीं, दोनों फेसेस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर है और दोनों का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। ठीक है, तो दोनों फ्लक्सेस क्या होंगे? पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S3। ये कर्व्ड सरफेस जो हमने कंसीडर किया है ds3 वेक्टर, ये कर्व्ड सरफेस जो यहाँ पर हमारे पास है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये ds3 कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds3 कितना आएगा भैया?
d phi 3 is equals to E vector dot ds vector, and that is equals to E ds3 cos of 90 degree. Why 90 degree? Because electric field is आगे है ना, फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and n cap is perpendicular to the surface. So there is the angle between n cap and electric field is 90 degree, है ना. दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. तो cos 90 कितना होता है सर? 0 होता है. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो होल कितना हो गया सर? 0 हो गया. दिस इज इक्वेशन 3. नाउ द नेट फ्लक्स, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हमारे पास कितना होगा? टोटल फ्लक्स बाय ds, ये हमारे पास ds है. देयरफॉर टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? d phi will become is equals to d phi 1 d phi 2 plus d phi, so which implies d phi equals to eds plus eds plus 0, eds plus eds plus, so d phi is equals to 2 eds के बराबर. This is the equation of the electric flux by ds, by small area element ds which is considered on the surface of the sheet. ये हमारे पास छोटा सा फ्लक्स है. So in order to calculate the complete flux we have to integrate this equation. हमें इसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा, ताकि एक छोटा सा एरिया वेक्टर ये है, बाकी ये इन सबको ऐड करना होगा, छोटे छोटे सबको ऐड करना होगा. सो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन कौन सा भैया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4. ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 4 वी गेट, हमारे पास क्या आएगा भाई? जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सरफेस कैसा है? सिलेंड्रिकल विच इज क्लोज्ड, क्योंकि गॉसियन सरफेस. इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है. d phi is equals to इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस 2eds के बराबर. नाउ phi will become is equals to 2e, कांस्टेंट बाहर आएगा, ds. इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds वेक्टर का, अगर ds जो हमारे पास एरिया एलिमेंट है, इन सबको मैं ds को ऐड करता हूं तो टोटल एरिया बन जाएगा मेरे पास. दैट विल बी a. सो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ds इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द शीट. ओके, सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू 5 कैन बी रिटन लाइक दिस 2e into a. Suppose that this is equation A. क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई यहां तक? मिटा दूं? ओके, ठीक है. अच्छा भैया, हमारे पास ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया इस शीट के कारण इस पॉइंट P पर. ठीक है. अब भाई हमारे पास हमें ये पता है कि गॉजेस लॉ के एप्लीकेशन और गॉजेस लॉ के अकॉर्डिंगली फ्लक्स कितना होगा. अकॉर्डिंग टू गॉजेस लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के तहत फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा? Q upon epsilon naught. Let us suppose that this is the equation B. Now comparing equation A and equation B, we get, what will we get? The left hand side of both the equations are same, so the right hand side must be equal, which implies 2EA equals to Q over epsilon naught. Q over epsilon naught. What I have to calculate? I have to calculate electric field. So electric field को एक साइड रखो भैया, बाकी सबको एक साइड ले लो. इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा भाई? Q upon A 1/2 epsilon naught. अब भाई एक चीज मुझे ये बताओ कि Q बटे में ए, ये चीज किसके बराबर है?
चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है बेटा? सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की एक बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, ठीक है। क्यू अपॉन ए किसके बराबर है सर? सिग्मा के बराबर है, ठीक है। क्यू अपॉन ए किसके बराबर है? सिग्मा के बराबर है, विच इज आल्सो नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो भाई ध्यान दीजिए कि इस इक्वेशन में कहीं ये r जो हमने डिस्टेंस लिया था फ्रॉम द शीट टू द पॉइंट, फ्रॉम द शीट टू द पॉइंट, ये जो हमने r डिस्टेंस लिया था, क्या इस इक्वेशन में वो r कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर कितनी भी दूरी पर हो, वो दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सर? ये सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, लिख लेना भाई नीचे, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज शीट at a certain distance, at a certain distance। ठीक है भैया, that's all for today's session। I hope you guys like the video, enjoy the video। आपको अच्छे से समझ आया होगा तो बढ़िया है, पढ़ते रहो अच्छे से, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। भाई देखो, एक मूल मंत्र है, 24 घंटे है, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, that's all, thank you for today's session।